मैं हूं पवन शर्मा, आप हमारे साथ देख रहे हैं पीकेएस न्यूज़ नेटवर्क। बात चुनाव की, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज़ी से हैं और चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दल अपने हिसाब से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज मैं लखनऊ के वृंदावन सेक्टर 2 में हूँ। भारतीय नवक्रांति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ हैं और हम उनसे जाने कि किन मुद्दों के साथ भारतीय नवक्रांति पार्टी अपने प्रत्याशी को सरोजिनी नगर विधानसभा से उतारा है और किन मुद्दों के आधार पर 2022 का चुनाव भारतीय नवक्रांति पार्टी सरोजिनी नगर विधानसभा से फाइनल करेगी और जीतेगी। अध्यक्ष जी नमस्कार। आपका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। और आज इस कार्यक्रम में आप यहाँ आए कि आपके जो प्रत्याशी हैं सरोजिनी नगर से, वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। किन मुद्दों के साथ पार्टी आपका चुनाव लड़ेगी और किन मुद्दों के आधार पर सपा, बसपा और भाजपा को शिकस्त देते हुए आपका प्रत्याशी विजयी होगा, इस पर प्रकाश डालें। पार्टी का मुख्य विषय जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, समय से न्याय और बेरोजगारी है। जहाँ तक देखा गया है कि शिक्षा के मामले में काफ़ी भेदभाव होता है, जबकि शिक्षा सभी को समान परिवेश में निःशुल्क मिलनी चाहिए। स्वास्थ्य सभी को निःशुल्क मिलना चाहिए। यह होता ही नहीं है, कोई भी सरकार ने किया, सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा, किसी ने नहीं किया। यह जनहित का विषय है, इस पर तो काम ही नहीं किया गया। बेरोजगारी दिन दूना रात चौगुनी बढ़ती हुई जा रही है और देखा जाए तो न्याय लोगों को सालों साल 10-10, 20-20 साल यहाँ तक की चप्पलें घिस जाती हैं। एक पीढ़ी समाप्त हो जाए, दूसरी पीढ़ी में न्याय मिलता है। तो ये 4 मुख्य विषय हैं जिनके आधार पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। एक और बड़ी बात है कि अगर मैं सरोजिनी नगर विधानसभा की बातचीत कर लूँ, यहाँ के जनता की बात कर लूँ और यहाँ के कुछ इतिहास पर बात कर लूँ, तो यहाँ के इतिहास पर अगर बात करें तो 1-2 बार सपा को मौका दिया जनता ने। स्थितियाँ बदलती गई, यहाँ पर बाहर के भी लोग आकर के रहते गए, डेवलपमेंट होते गए। प्रदेश के अन्य कोनों से, देश के अन्य कोनों से जनता यहाँ पर आती गई, ऑटो में इजाफा होता गया। फिर उसके बाद जो है इरशाद खान, इनको बीएसपी को भी मौका मिला यहाँ से, यानी बीएसपी का भी जो है हाथी यहाँ दौड़ा, सपा की साइकिल चली। और अब की बार प्रेजेंट टाइम में स्वाति सिंह यहाँ से विधायिका हैं, वो जीत के कैबिनेट में मंत्री हैं, सरकार में मंत्री हैं और महिला का ही मंत्रालय वो देख रहे हैं। तो हमारे कहने का मतलब अध्यक्ष जी कि आपकी पार्टी ने यहाँ पर कौन सी ऐसी समस्याओं को देखा और किन मुद्दों के आधार पर उनको ये दूर करेगी समस्याओं को, आपका प्रत्याशी विजयी होगा। इसको विजय श्री कैसे दिलाएंगे और कौन सी वो जो समस्याएं हैं जो आप ये बताइए हमको, जनता को बताइए हमारे चैनल के माध्यम से कि तीनों सरकारें यानी तीनों पार्टियों की सरकारों ने उन पर काम नहीं किया, जिससे यहाँ की जनता उनसे खिन्न होकर के उनको वोट नहीं देगी और आपके प्रत्याशी को वोट देगी और आप विजय श्री अपने प्रत्याशी को दिलाएंगे। देखिए, जहाँ तक आपने बसपा, सपा की बात की है, कांग्रेस की बात की है, कांग्रेस को जनता ने दुत्कार कर 89 में भगा दिया है। बसपा को उसने 7 से 12 में मौका दिया, उसके बाद दुत्कार कर भगा दिया। ये तो आप जनता से पूछ सकते हो कि उसने क्यों भगा दिया। और 17 में सपा को भी भगा दिया। तो उनकी गलतियों जनता के पास सुरक्षित हैं, वो जानती हैं उन लोगों ने क्या काम किया। लेकिन इस सरकार की बात मैं कर सकता हूँ जो अभी मौके पर सरकार है, इसने क्या काम किया। आप कह रहे हो सरोजिनी नगर की जो विधायिका हैं वो कैबिनेट मंत्री हैं, बहुत अच्छी बात। आप जहाँ बैठे हो यहीं देख लो गंदगी का क्या आलम है। क्या एक विधायिका जो मंत्री हो उसका क्षेत्र ऐसे ही चकाचौंध हो? गंदगी का अंबार आप दिखा सकते हो अपने कैमरामैन के माध्यम से। और आप यह भी देख सकते हो योगी महाराज हैं, गौ प्रेमी हैं, हिंदूवादी हैं। देखिए सामने गाय घूम रही है, क्या है गौशाला। गौशाला के लिए कितना धन खर्च कर रहे हैं, गौशाला के लिए धन खर्च कर रहे हैं। ये जनता के टैक्स का पैसा है, उनका व्यक्तिगत नहीं है और वो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। इन्हीं मुद्दों के साथ हम जनता के बीच जा रहे हैं। बेसिक मुद्दे हैं जनता के, कोई अलग मुद्दे नहीं होते। हर क्षेत्र की समस्या है, क्योंकि इन्होंने यूपी में काम किया ही नहीं है। इनके पास एक ही मिशन है कि धर्म की माला पहना देंगे और वोट फ्री में ले लेंगे। एक और बड़ी बात है, सरकार ये कह रही कि कोरोना काल में जो मजदूरों की स्थिति थी, हम जिस क्षेत्र में बैठे हैं यहाँ पर अधिकतर नवनिर्माण हो रहा है। मजदूर यहाँ पर लोकल के स्तर के भी हैं और बाहर से भी आए हुए मजदूर काम करते हैं। लेकिन एक बात और मैंने अभी जो देखी थी कि तेलीबाग चले जाइए, आपने भी देखेंगे बगल में तेलीबाग है, वहाँ पर सुबह सुबह मजदूर मंडी लगती है। वहीं पर कुछ राजनीतिक दल वाले जाते हैं, उनको मजदूरी कराने के लिए या किस लिए ले जाते हैं वही बता सकते हैं। तो प्रश्न यहाँ पर मजदूरों की क्या स्थिति है
और यहाँ के निवासियों की क्या स्थिति है, उसको आप कितने नंबर के साथ सरकार को देना चाहते हैं कि वो सरकार इस मामले में फैल रही है, जिससे जनता उनसे नाराज़ होकर के आपके प्रत्याशी को। जहाँ तक मजदूरों की स्थिति के विषय में आप बात कर रहे हैं, मैं सुबह सवेरे निकलता हूँ, लखनऊ ही नहीं पूरे प्रदेश की हालत में बयां कर सकता हूँ कि हर चौराहों पर 100-100, 50-50, 200 लोग खड़े होते हैं कि हमें कोई आज दिन भर के लिए खरीद ले। यानी यह मजदूरी का आलम है, जबकि मोदी जी 2 करोड़ लोग को रोजगार देने का वादा कर रहे थे और योगी जी कहते हैं सभी चकाचक है। कहाँ चकाचक है? आप सुबह योगी जी को कह दीजिए किसी चौराहे पर निकल जाएं और देख लें कि चकाचक है क्या स्थिति है, वहाँ पहुँच जाएं कि हम मुख्यमंत्री, हमने आपको रोजगार दिया, चौराहे पर क्यों खड़े हो, ऐसा बोल दें डपट क्या, उसके बाद योगी जी सुरक्षित चले जाएं तो मैं मान लूँगा को मुख्यमंत्री हैं। ये कोरोना काल में देखिए जो मज़दूरों की स्थिति खराब हुई, और अभी सरकार ने एक डाटा दिया है कि कोरोना काल में किसी व्यक्ति की ऑक्सीजन से मृत्यु हुई थी। तो शिक्षा के मामले में यहाँ की जनता को क्या तकलीफ हुई? क्या आपकी जो सरोजिनी नगर की जनता, यहाँ से किसी की कोरोना में डेथ हुई है या नहीं हुई है? बहुत लोगों की डेथ हुई, लेकिन अब योगी जी हैं वो तो यही कहते हैं ना कि आसमान खुला हुआ है, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है। जो लोग मर गए वो ऑक्सीजन खींच नहीं पाए, उनकी बॉडी कमज़ोर थी, वो तो साफ कहते हैं उनकी बॉडी ही कमज़ोर थी। यानी वो मौत के लिए खुद उसी व्यक्ति को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अपने तो कहते हैं गंगा जी में नहा लो सब पवित्र हो जाएगा। अध्यक्ष जी, एक सबसे बड़ी बात है, देखिए राशन मिल रहा है, तेल मिल रहा है, नमक मिल रहा है, गरीब को भोजन मिल रहा है। सरकार ये कहती है कि हमने एक पूर्ण कंप्लीट पैकेज आवास दिया है, बिजली दिया है, गैस सिलेंडर दे दिया है, छत दे दिया है, कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल कह रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आप कह रहे हैं, चलिए मैं आपको बता दूं। सबसे पहले वो राशन दे रही है, अपनी जेब का नहीं दे रही है, तेल दे रही है, कोई भी राशन दे रहा है, लेकिन उसमें मोदी जी और योगी जी अपना प्रचार कर रहे हैं। कैसे प्रचार कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? अपना चेहरा चमका रहे हैं, उसको फ्री में दे रहे हैं। कब तक के लिए फ्री में दे रहे हैं? केवल मार्च तक फ्री में दे रहे हैं, चुनाव तक फ्री में दे रहे हैं। उसको अस्थायी क्यों नहीं कर देते कि लाइफ टाइम आपको मिलेगा, क्योंकि आप भारत देश की जनता हो, मैं फ्री में दूंगा, आप ऐशो आराम के लिए काम कीजिए और अपनी बेहतर सुविधा कीजिए। उनको इस तरीके से उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आप आवास की क्या बात करते हैं? वो 40,000 रुपये लोगों को देते हैं प्रधानमंत्री आवास के लिए, और जब वो नींव बना लेता है उसके बाद 70,000 देते हैं, उसके बाद वो 10,000 देते हैं। इस तरीके से 3 किस्तों में पैसा दिया जाता है। अगर वो सेक्रेटरी आके उसकी फ़ोटो खींच के नहीं भेजेगा तो आगे का पैसा नहीं मिलता है। पैसा उस समय उन्होंने कहा ये भ्रष्टाचार रोकने का साधन और है। मैं बताऊं 3 किस्तों में देने में भ्रष्टाचार रोक रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जब वो फोटो खींच के भेजता है तो कहता है मेरा कमीशन दे दो तब मैं फोटो भेजूंगा, नहीं तो नहीं भेजूंगा। इस सच को आप निकालिए और जानिए, जाकर मिलिए। दोस्तों ये धरातल की बात है, कई उदाहरण हमारे पास भी हैं कि आवास का पैसा तो आया लेकिन उसका 10 से 15% और 20% कमीशन में गया। सरकार इस पर अंकुश नहीं लगा पाई। भले पैसा अकाउंट में जा रहा है लेकिन बैकडोर से पैसा दलालों और मक्कारों के हाथ में भी जा रहा है, उनकी जेबों में जा रहा है। अध्यक्ष जी, और एक बात, आपके जो गुप्ता जी प्रत्याशी हैं और यहाँ की जनता चूँकि तीनों पार्टियों को देख चुकी है, तो इनसे क्या जनता को अपेक्षा होगी और जनता की जो समस्या है इनको कैसे हल करें? देखिए, ये जनता के बीच के हैं, जनता के बीच की समस्याओं को सुबह शाम देख रहे हैं, और पार्टी सबसे अलग है, अलग विचारधारा की है। कैसे अलग? ये ना तो जात के आधार पर वोट मांग रही, ना तो धर्म के आधार पर वोट मांग रही। किन मुद्दों पे वोट मांग रहे हैं? मैंने आपको पहले ही बताया, निःशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षा, समय से न्याय और बेरोजगारी के खात्मे के मुद्दे पर वोट मांग निःशुल्क रही। शिक्षा कैसे दे देंगे? कोई भी बच्चा हो उसको हम पूरी तरीके से निःशुल्क शिक्षा देंगे, क्योंकि वो हमारे देश का नागरिक है। कहाँ तक देंगे? ग्रेजुएशन तक आप पूरी निःशुल्क? शिक्षा निःशुल्क देंगे। अगर कोई व्यक्ति जो है आपके स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहता, सरकारी स्कूलों की स्थिति खराब होगी तो क्या करें? मैंने कहा समान परिवेश। समान परिवेश का मतलब शिक्षा ही समान परिवेश में होगी। उसमें क्या है सरकारी, क्या है प्राइवेट? मैं नहीं जानता प्राइवेट क्या है। प्राइवेट तो वो लोग करते हैं जो स्वयं काम नहीं कर पाते। पूरी की पूरी मंत्रिमंडल के लोग अयोग्य हैं। अगर वे योग्य होते तो उस बेहतर व्यवस्था को ही बेहतर करते, उस सुविधा को बेहतर नहीं कर पाए हैं। यानी निजीकरण इनका एक विकल्प है, और निजीकरण वही अपनाता है जो स्वयं काम ना कर पाए। सरोजिनी नगर में की स्थिति थोड़ा गड़बड़ इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कोई उच्च स्तरीय हॉस्पिटल नहीं। अगर संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान को छोड़ दिया जाए, इत्तेफाक है कि पूर्ववर्ती सरकारों में यहाँ पर रायबरेली रोड पर SGPGI बना, और वही एक ऐसा मात्र इंस्टीट्यूट है इस विधानसभा के अंतर्गत आता है। इसके बाद कोई दूसरा हॉस्पिटल इस विधानसभा के अंतर्गत इस लेवल का नहीं आता है। तो आपको क्या लगता है? इस विषय पर मैं कहना चाहूँगा
कि आप कहते हैं सरोजिनी नगर विधानसभा में नहीं है, मैं पूरे प्रदेश की बात करता हूँ। जिलों में बहुत अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, आप तो एक विधानसभा की बात कर रहे हैं, जिलों की आप बात कीजिए। उन्होंने कहा मैंने तो अपडेट कर दिया, बहुत सारे एम्स बना दिए। हाँ, उन्होंने बहुत सारे बना दिए, बस ये है कि सामने वाला रंगाई पुताई करके उसकी फ़ोटो खिंचाकर चमका दिया, उसका पैसा निकलवा दिया, बस इतने काम किया है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे उन्होंने कहा बहुत अच्छा बनवा दिया, लोगों को आने जाने का साधन हो गया है। जबकि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर हम गए हुए थे तो काफ़ी कुछ किलोमीटर दूर तक तो उसमें ना रंगाई है, ना पुताई है, ना लाइटिंग है। उन्होंने कहा बहुत अच्छा बना दिया है। और आप तो बताइए इस विषय में अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, आपने स्वयं बता दिया तो मैं क्या बोलूँ। आपने बता दिया ना किस गंगा तरीके से बनी एक्सप्रेस हुई वे है। बनना, इससे क्या लाभ होगा जनता को? उन्होंने बताया वरदान होगा। वरदान देखिए, कहीं भी अगर विकास का कोई काम होता है तो वरदान होता है, लेकिन विकास के काम का मतलब हुआ उसके साथ अन्य गतिविधियां भी बढ़नी चाहिए। आप एक बात कहो, मैं कहता हूँ आप किसी भी रोड पे चले जाइए, शाम को देखिए इनकी पुलिस वाले सब्जी की दुकान लगवा देते हैं, ठेलिया वालों को लगवा देते हैं, जबकि वहीं पे सुरक्षित जगह होती है वहाँ नहीं लगवाते। यानी प्रशासन इनका फेल है। सड़कों पर जाम इनकी पुलिस की नाकामी की वजह से, इनके प्रशासन की नाकामी की वजह से है। तेलीबाग चौराहे पे जैसे पहुंचे, विधानसभा का सबसे व्यस्ततम तेलीबाग चौराहा और इधर जो है अवध हॉस्पिटल वाला पड़ता है। आप फंस जाइए, एम्बुलेंस घंटों जाम फंसी रहती है। जाम की समस्या को कैसे जो है आप दूर करेंगे, ये भी तो एक बड़ा मुद्दा है। जाम की समस्या कोई समस्या ही नहीं होती, यह तो नालायकियत है गवर्नमेंट की कि वो काम करना ही नहीं सरकार चाहती। मतलब अपने कर्मचारियों से काम नहीं ले पा रही है। बिल्कुल नहीं ले पा रहे, इसीलिए तो निजीकरण कर रहे हैं कि हमें कुछ काम न करना, हमें वेतन भत्ता मिलता रहे फ्री में। एक बात और, चलते चलते एट लास्ट में सरोजिनी नगर की जनता तीनों को देखा, अब आपके प्रत्याशी को देखा, आप कितना आश्वस्त हैं जीत को लेकर के? क्या आपके प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित होगी? कहाँ तक आप पहुँचे और विजय श्री दिला पाएंगे, या अगली बार के लिए जो है पार्टी को हम मजबूत करेंगे? देखिए, विजय श्री जनता दिलाती है, लेकिन हम 100% आश्वस्त हैं, क्योंकि जनता की समस्याओं को लेके ही उसके बीच जा रहे हैं, तो मुझे उसमें कोई संदेह नहीं है। आपका प्रत्याशी पहले इस क्षेत्र में काम किया है जिसको आपने चुन करके? बिल्कुल, वो जनता के बीच का है, उन्हीं के बीच का है, उनके बीच आता जाता है, सब पहचानते हैं, तो निश्चित ही उसको वोट मिलेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। यानी आपके जो मुद्दे हैं, मूलभूत मुद्दे हैं, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा, स्वास्थ्य सुविधाएं, साफ सफाई और समान परिवेश में एजुकेशन, इन मुद्दों के साथ भारतीय नवक्रांति पार्टी सरोजिनी नगर विधानसभा के साथ साथ उत्तर प्रदेश की तमाम विधानसभा में चुनाव लड़ रही है। हमारे से बातचीत कर रहे थे पार्टी के प्रदेश से अरविंद कुमार जी, बातचीत कर रहे थे। और अब ये देखना है कि 2022 में पार्टी को विजय श्री मिलती है, जनता जनार्दन का क्या आदेश होगा, जनता जनार्दन कहाँ पर आशीर्वाद देगी, ये तो 2022 के चुनाव की मतगणना के बाद ही पता चलेगा। और तब तक आप देखते रहिए, तमाम मुद्दों के साथ बने रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मैं हूं पवन शर्मा, लखनऊ।